क्या होती है, जो हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमने एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाली भी थी, दो न्यूमेरिकल्स किए थे। फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस फाइनल स्टेट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस इनिशियल स्टेट हमारा, राइट। तो ये फॉर्मूले हम कर चुके हैं। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मींस फाइनल स्टेट, फाइनल मींस हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, माइनस इनिशियली जो हम हमारा रिएक्टेंट लेते हैं वो यूज होगा, राइट। अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमें पढ़ना है स्टेट फंक्शन। कि स्टेट फंक्शन क्या होता है? देखो, स्टेट फंक्शन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पाथ फंक्शन। एक हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन जो हमें पढ़ना है, लेकिन हम समझेंगे इसे विद द हेल्प ऑफ पाथ फंक्शन। वो हमें नहीं, वो बस समझने के लिए यूज करेंगे हम स्टेट फंक्शन। पाथ क्या? जब कोई भी रिएक्शन जो हमारी हो रही है वो डिपेंड करे पाथ। जैसे आप जहां पर भी हो वहां पर स्कूल में आने के कई रास्ते होंगे, स्कूल में आने के आपके पास कई वेज होंगे कि एक उस रोड से भी आ सकते हो, उस रोड से भी आ सकते हो, ठीक है। तो पाथ फंक्शन में हमारा जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि हमने क्या पाथ लिया है, वो डिपेंड करेगी कि हमने कौन सा पाथ लिया है। लेकिन अगर हम स्टेट फंक्शन की बात करें, चाहे कितने ही रास्ते हो, स्टेट फंक्शन का पाथ से मतलब मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। वो डिपेंड करेगा आपकी इनिशियल पोजीशन मींस अभी आप जब घर पर हो, और आपकी फाइनल पोजीशन जब आप स्कूल में आओगे। तो वो होता है हमारा स्टेट फंक्शन which does not depend upon path but depend upon initial and final state। उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टेट फंक्शन। जैसे हमने इसका एग्जांपल देखा था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या था? एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो इसने सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड किया, फाइनल और इनिशियल पर। पाथ का कोई जिक्र आया नहीं आया कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन में। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है विच डिपेंड्स अपॉन पाथ। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। डेफिनेशन होगी अ फंक्शन which depends upon initial and final state, which depends upon initial and final state। जो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा ऑफ द सिस्टम but do not depend upon path। जैसे अगर आप लोगों को स्कूल में आना है तो आप लोगों के टीचर्स के लिए ये मायने रखेगा कि आप अपने घर से स्कूल पर आओ, अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर आओ। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप अपने घर से किस पाथ को फॉलो करके आए हो। तो वो भी एक स्टेट फंक्शन समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। क्वेश्चन इज
व्हाट इज एंट्रोपी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एस या एस। एंट्रोपी को सिंपली हम डिनोट करेंगे बाय एस। एंट्रोपी क्या होती है? एक मेजरमेंट होती है। किसकी मेजरमेंट? ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस। मीन्स जैसे आप अपने घर पर हो, अभी घर पर हो, आपके पेरेंट्स हैं साथ में, तो आपका कुछ और घर में व्यवहार रहता है, बिहेवियर रहेगा। जैसे क्लास लगाने की बात होगी, अगर सामने पेरेंट्स बैठे हैं तो अच्छे से क्लास लगाओगे, लेकिन अगर सामने पेरेंट नहीं है तो क्या आप अच्छे से क्लास लगाओगे? नहीं। तो आपकी वहां पर फ्रीडम चेंज हो रही है। पेरेंट्स के सामने आप बंध गए हो, लेकिन पेरेंट्स के बाद जब पेरेंट्स नहीं है तो आपके पास फ्रीडम है। तो उस चीज को मेजर करेगा एंट्रोपी। तो इट इज द मेजरमेंट मेथड, या एक तरह से मेजरमेंट है ये किसकी? ऑफ योर फ्रीडम। तो इसको हम लिख सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ब्रैकेट में समझने के लिए फ्रीडम भी लिख लो। और इसे एंट्रोपी को फ्रीडम से याद भी रखना, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स में तो यूज होगा ही होगा, बट बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें रैंडमनेस मतलब फ्रीडम मेजर करनी होती है, तो वहां पर ये कैसे यूज होगा वो तो पता चलेगा ही, लेकिन अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो वहां पर हम एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्दर क्वेश्चन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एस, राइट। जैसे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखा था, अब हम चेंज इन एंट्रोपी भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? वही आपके पेरेंट्स के सामने आपकी बिहेवियर और आपके पेरेंट्स के बाद आपकी फ्रीडम। पेरेंट्स के सामने हम बंधे होते हैं तो कुछ और फ्रीडम होती है, पेरेंट्स नहीं हो तो हमारी कुछ और फ्रीडम होती है। तो वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो फॉर्मूला अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे तभी मेजरमेंट आएगा, माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। डिफाइन करेंगे इसे, डिफाइन भी मैथमेटिकली, हमें मैथमेटिकल टर्म को ही लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ या चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन, it is the difference of final state, the difference of final state and initial state entropy, and initial state entropy is called change in entropy. राइट अगर हमसे पूछा जाए चेंज इन एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एस, चेंज रिप्रेजेंट डेल्टा और एंट्रोपी का मतलब एस। अगर हमसे पूछा जाए बताओ स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज या चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी या स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो। क्योंकि हमें जो आगे चैप्टर में यूज करना है उसे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज को ही यूज करना है। तो हेडिंग इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज।
एंट्रोपी चेंज है, चेंज का मीन्स डेल्टा, एंट्रोपी का मतलब एस। अब स्टैंडर्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नोट। एंड फॉर्मूला विल बी सेम, बस हर जगह क्या लग जाएगी, इसी फॉर्मूले में नोट नोट लग जाएगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है वो बात करेंगे अभी। समीशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड आ जाएगा, नोट लग गया इसलिए। समीशन ऑफ एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। इसको डिफाइन कैसे करना है? सेम डेफिनेशन है बट स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुआ है, उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है हमारी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी? 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm pressure. 273 Kelvin temperature and 1 atm pressure is our standard state condition. तो सेम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, लिख देती हूं मैं। द डिफरेंस इन entropy of the difference in entropy of final state and initial state. The difference in the entropy of final state and initial state, सेम वही लैंग्वेज है, बस साथ में ऐड कर देना है। एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, ये कंडीशंस वहां पे लिख देनी है। इज नोन एज स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, राइट। तो ये दूसरे टाइप की हमने एनर्जी पढ़ी, हमारी जो एंट्रोपी है। जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर एग्जांपल किया था, ऐसे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हमें निकालना था तो स्टेटमेंट में हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स गिवन थी। इसी तरह एंट्रोपी निकालना होगा तो हमें इसमें क्या गिवन होगा? एंट्रोपी गिवन होगी, किसकी? प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट की, राइट। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज calculate the entropy change, calculate the entropy change, calculate the entropy change for rusting of iron, for rusting of iron। रिएक्शन हमें गिवन है 4Fe plus 3O2 give rise to 2Fe2O3। 4Fe plus 3O2 give rise to 2Fe2O3। आयरन आप लोगों को पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है तो गैसियस फॉर्म में, और जंग लगा हुआ लोहा होता है वो भी देखने को मिलता है, मींस वो भी सॉलिड फॉर्म में। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है स्टैंडर्ड एंट्रोपीज, गिवन है हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपीज। इन सब की एंट्रोपीज गिवन होगी। Fe की गिवन है, Fe की, O2 की, और साथ में Fe2O3। वैल्यूज आर 27.3 किलो जूल पर मोल। सभी एनर्जीज हैं तो यूनिट फॉर एनर्जी विल बी, सॉरी इसमें यहाँ पर किलो जूल मोल नहीं, जूल पर केल्विन पर मोल गिवन है।
joule per Kelvin per mole. Value for O2 is 205, same unit, and value for Fe2O3 is 87.4. Unit is joule per Kelvin per mole. क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन. तो फॉर्मूला अभी अभी लिखा था हमने, स्टैंडर्ड है तो नोट लिया जाएगा. रिएक्शन की निकालनी है तो आर लिखेंगे. राइट. फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट. अब भाई जब कोई भी रिएक्शन होगी तो एंट्रोपीज चेंज होती है. कैसे होती है ना वो मैं आगे बताऊंगी, यहाँ पर नहीं, क्योंकि वहां पर फिर से एक्सप्लेन करने का पड़ेगा तो एक ही जगह एक्सप्लेन कर लेंगे अभी से कि एंट्रोपीज फ्रीडम में कैसे चेंज आता है. ठीक है. फिर यहीं पे देख लो, जैसे पहले एफ ही अकेला था, ये भी अकेला था, लेकिन बाद में ये दोनों बंध गए. दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी फ्रीडम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है. जब अकेले होते हैं जो मन करता है वही करते हैं, लेकिन जब किसी के साथ बंध गए तो हमें सब कुछ देखकर चलना पड़ता होता है. तो इस केस में फ्रीडम ज्यादा होती है एंड प्रोडक्ट केस हमारी फ्रीडम डिक्रीज हो गई है. इस केस में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, उनमें चीजें टूटती है तो वहां पर फ्रीडम इंक्रीज होती है. तो वो रिएक्शन देख के पता चलता है हमें कि एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या फर्क पड़ेगा. क्वेश्चन करते हैं. अब प्रोडक्ट पता है हमें क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो. अब प्रोडक्ट अकेला है तो इसको समीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखना है, हमें रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिखना है. तो लिखते हैं. यहाँ आ जाएगा डेल्टा एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट Fe2O3. अब ये एक Fe2O3 की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमारे पास दो बने हैं तो वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2. राइट. माइनस रिएक्टेंट की पास आते हैं. रिएक्टेंट में एंट्रोपी ऑफ Fe, एक Fe की वैल्यू गिवन है, एक ही हमने लिख दी, लेकिन हमारे पास रिएक्शन में 4 हैं तो हमें चारों की ही लेनी पड़ेगी. राइट. इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट है तो उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे. दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास O2 तो उसकी एंट्रोपी लिखेंगे डेल्टा एस नॉट ऑफ O2. स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. नहीं तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मान लो 100 बन रहे हैं, लेकिन स्टेप्स नहीं लिखे, क्योंकि जिनके 100 मार्क्स बनते हैं उनका पेपर बहुत बार रीचेक होता है कि एक आधी गलती निकले हम नंबर काटे. तो अच्छे टेम्पटेशन के लिए ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर बाद में वैल्यू पुट करो. क्यों? अगर एक भी स्टेप खाओगे तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होंगे. राइट. अब O2 की बात कर रहे थे, O2 लिख दिया. एक O2 की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमारे पास O2 कितने हैं? 3. तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. वैल्यूज पुट करते हैं. सिंपल. क्वेश्चंस बहुत इजी है, पर आप लोगों की जो गलती होगी, सभी की होती है, वो होगी इस मल्टीप्लिकेशन में. फिर जो हम ये एडिशन करेंगे इसमें गलतियां करेंगे बच्चे, और फिर जब माइनस भी करना पड़ता है बाद में, सारी गलतियां यही होंगी, इन्हीं में नंबर कट जाते हैं. बाकी कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में, बस आपको वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना होता है. तो प्रैक्टिस करना इन्हें ज्यादा तो आराम से हो जाएंगी. इसका आंसर आएगा -549 माइनस 549.4. जो यूनिट्स हमें गिवन है वही लिखेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल. राइट. और देखो मैंने कहा था ना कि अकेले अकेले हैं तो फ्रीडम ज्यादा है, प्रोडक्ट में फ्रीडम कम हो गई है क्योंकि ये जुड़ गए हैं. वैल्यू भी क्या है हमारी टोटल की? नेगेटिव. नेगेटिव इंडिकेट करता है डिक्रीज को. राइट. अब चलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी पर.
गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, डायरेक्ट हम गिब्स फ्री की चेंज पे चलते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी, राइट। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, सेम वैसे ही, समीशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किस स्टैंडर्ड की बात हो रही है, किस स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारे 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो डिफाइन कर देंगे हम इसे, द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ final state and initial state at 273 Kelvin temperature, 1 atm pressure is called क्या? Gibbs, sorry, change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy. सेम प्रोसीजर से इसका क्वेश्चन होगा, प्रोडक्ट की लिखेंगे, रिएक्टेंट की लिखेंगे, क्वेश्चन मैं लिख दूंगी, करना आपको पड़ेगा, राइट। या चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। क्वेश्चन इज calculate Gibbs free energy for following reaction। रिएक्शन आपके पास गिवन है Fe2O3 plus 4H2 give rise to 2Fe plus 3H2, राइट। मैं इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू है, इनके नीचे लिख ली, ठीक है। वैल्यू इज फॉर Fe2O3 is -741, for H2O is for H2O it is -237.2, -237.2, unit is kilojoule per mole, किलोजूल पर मोल, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट माइनस की एंट्रोपीज, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी में मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ। पहले प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा जी नॉट ऑफ Fe, कितने Fe है, 2 Fe है, तो इनटू में 2 प्लस H2O की प्लस 3 इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ H2O, राइट। 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए माइनस रिएक्टेंट की माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ Fe2O3 प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ H2। H2 के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4। अब बात आती है वैल्यूज पुट करने की, वैल्यूज हमें सिर्फ 2 ही गिवन है,
इनकी वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। जिनकी वैल्यूज नहीं गिवन है 0 लेके चलेंगे, क्योंकि वैल्यू ही नहीं गिवन है तो क्या पुट करेंगे। अब इतना सारा डाटा हम नहीं याद कर सकते, और इनकी वैल्यू बस ये याद रखना, जिनकी वैल्यूज गिवन नहीं है उनकी वैल्यू हम 0 लेकर चलते हैं, राइट। तो किस किस की 0 लेंगे, Fe की गिवन नहीं है तो 0, प्लस H2O की गिवन है, पुट कर देते हैं प्लस 3 इंटू माइनस 237.2, राइट। इसी तरह Fe2O3 की गिवन है, ये है हमारी -741, H2 की गिवन नहीं है तो क्या करें, 0 लेके चलेंगे और आंसर सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये बात हुई किसकी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज बहुत फेमस है, केमिस्ट्री में जब भी पढ़ोगे, मतलब आगे भी पढ़ोगे केमिस्ट्री, ये लॉज आएंगे। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, और ये लॉ आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, बता सकते हो। और मैथमेटिकली अगर सॉरी हम बात करें अगर थ्योरेटिकली, ठीक है। आपने तो मैथमेटिकली कोई इंग्लिश में बोल दिया है ना, लैंग्वेज में, बट ये लो आपको ऑलरेडी आता है। बताऊंगी तो सोचोगे हो इतना आसान। तो आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट क्या, जो तीनों लॉज है तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है ये। तो जो थ्योरी आती है थोड़ी थोड़ी सी है, तो लॉज हर चैप्टर में चाहे वो कैसा ही हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट वन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं होता, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ होता है वही होता है। क्या, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted into one form to another, वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हम रख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपको अच्छे से पता है ये लॉ क्या बताता है, क्योंकि 9th 10th में हम इसे पढ़ के आते हैं। तो ये लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसे खत्म कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इट कैन बी, या इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। ये तो हो गई भाई इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन। अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आपने बिल्कुल सही बताया, मैथमेटिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन वो आता कैसे है वो बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 बीकर्स है, या किसी ने थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना हो, वहां पर ये काम होता है। हाँ, तो ये बीकर है हमारे पास, इसमें पानी पड़ा है। अब इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, अब पानी की अपनी एक एनर्जी होती है। अब ये मत कहना कि पानी की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि कई बार हम पानी पी के ही काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मीन्स हमें पानी से एनर्जी मिली, राइट। तो पानी की खुद की अपनी एक एनर्जी होती है, मान लो उसको हमने ले लिया U1, ठीक है। अब मैं उसी पानी को गर्म करती हूँ, जो हम सर्दियों में करते हैं। क्या करूंगी मैं, गर्म कैसे होता है पानी, गैस पे रख के, या फिर रोड लगा के, गीजर लगा के, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ भी कर रहे हो हमें काम करना पड़ रहा है, या चलो काम को छोड़ो, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, चाहे वो फायर के थ्रू हो, ठीक है। तो हमें
एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लो मैं इसको गर्म कर रही हूँ, तो क्या करूंगी मैं इसमें, एनर्जी ऐड करूंगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक ठंडा पानी एक गर्म पानी है, ऑब्वियस सी बात है, ठंडे पानी को छू सकते हो लेकिन गर्म पानी में हाथ नहीं लगा सकते हम, वो गर्म लगता है। तो उसकी एनर्जी पहले से तो बढ़ गई, तो एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस क्यू। मीन्स जितना हीट करेंगे, कम हीट किया तो कम गर्म होगा पानी, ज्यादा हीट किया तो ज्यादा गर्म होगा पानी। तो उसी अकॉर्डिंग U1 प्लस क्यू। अब क्या होगा कि पानी गर्म हो रहा है, अगर मैं उस पानी पर थोड़ा सा और काम करूं, मैं क्या करूं, पानी पर काम करूं, मीन्स पानी को और ज्यादा गर्म करूं, ठंडा करूं, कुछ भी करूं, मतलब मैं अपनी तरफ से पानी पर काम करूं, तो W मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, किस सिस्टम पर काम किया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों पर काम कर रही हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी लग रही है या नहीं, आपकी बढ़ रही है, थोड़ी बहुत तो बढ़ ही रही है, एक आधा अक्षर तो सुनते ही होगे, तो कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ती है। तो मेरी तो अपनी एनर्जी लग रही है, मेरी कम हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों पर काम कर रही हूँ, तो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह हम इस सिस्टम पर काम करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो इंक्रीज होकर हो जाएगी, पहले कितनी हो गई थी, U1 प्लस क्या, अब हमने W काम किया इस पर, तो ये W भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं, ये हमारी अगर इनिशियल एनर्जी थी, तो ये क्या हुई हमारी फाइनल एनर्जी, मतलब इसको मान लेते हैं इक्वल टू U2। अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा U1 प्लस क्यू प्लस W इज इक्वल टू U2 के बराबर। मीन्स ये हमारी फाइनल स्टेट की एनर्जी हो गई है। अब पता ही है आगे, ये आ जाएगा यहाँ पर U2 माइनस U1 और क्यू प्लस W एज इट इज रह जाएंगे, ये वहां चला गया उठ के। अब U2 माइनस U1 को क्या ले सकते हैं हम, डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल आया, क्यू प्लस W, क्यू हमारी हीट और W हमारा वर्क। तो मैथमेटिकली भी ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे ये यूज भी होगा फर्दर इसी चैप्टर में, ये फॉर्मूला। तो इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। Now we will talk about bond energy or bond enthalpy. The question is, what is bond energy या फिर bond enthalpy, राइट। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, बॉन्ड से ये तो पता ही चल रहा होगा कि बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है हमें, तो इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल एक H2 मॉलिक्यूल ले लिया, राइट। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हैं, अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, अपने आप तो टूटेगा नहीं, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इस बॉन्ड को या फिर 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, उसी को ही हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे रिएक्शन लिखूं अगर मैं इसकी, ये आपस में टूट जाएगा, क्या बनेगा, H प्लस H। कितना मोल तोड़ा मैंने, इसके आगे एक लिखा हुआ है ना, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, हमें 2-3 नहीं लेने, कितने लेने हैं, सिर्फ 1 मोल की बात हो रही है। तो डेफिनेशन में से हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, ये 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन लिखते हैं, ये तो हो गया इसका एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, हेलो मैम 2 मिनट रहती है। ठीक है सर।
the amount of energy required to break कितना बॉन्ड 1 mole of bond. The amount of energy required to break 1 mole of bond present between, ये बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, दो एटम्स के, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन गैस स्टेट. स्टेट भी उसने मेंशन किया है, कौन सा लेना है हमें, गैसियस स्टेट is called bond energy, is called bond energy और bond enthalpy. अब न्यूमेरिकल्स जब हम इसके ऊपर देखेंगे तो इस एक मोल का भी यूज होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस गैसियस स्टेट का यूज होगा. यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जिसका भी हमें बॉन्ड तोड़ना है, राइट, उसका हमें कितना मोल लेना है, 1 मोल लेना है और उसको गैसियस स्टेट में ही लेना है. सिर्फ लिक्विड और सॉलिड में लेंगे तो वहां पर हम ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो वहां पर अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं वो 0 हो जाएगी हमारी तरफ से. तो गैसियस स्टेट एंड मोल कंसेप्ट both are the important things in this bond energy concept. न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में देखेंगे. हेलो सर.